स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अभी तक हम सभी ये जानते हैं कि ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की संरचना की, हम सबको बनाया। लेकिन टेक्नोलॉजी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंसान के हाथ में लग गई है जहां पर और जिसको यूज करके इंसान शायद अब ईश्वर को क्रिएट कर सकता है। इलॉन मस्क ने CNBC की एक सब्सिडरी यानी कि फॉक्स को इंटरव्यू देते वक्त लैरी पेज, जो कि गूगल के को फाउंडर हैं, उनके साथ हुए एक कॉन्वर्सेशन के बारे में बताया, जहां पर उन्होंने लैरी पेज के उस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के बारे में रिवील किया, जहां पर वो एक डिजिटल गॉड क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल रहने वाला है, जिसको आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये एक आम चैटबॉट या चैट जीपी जैसे टूल से काफी भिन्न होता है, क्योंकि इसमें जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज हैं वो इंसान जितनी या फिर इंसान से भी एक स्टेप आगे हो सकती हैं। ये पूरी की पूरी इंटरव्यू एक बैकड्रॉप में चल रही थी। बैकड्रॉप ये थी कि इलॉन मस्क के कुछ कॉम्पिटिटर्स के ऊपर कॉपीराइट लॉस को वायलेट करने का केस फाइल हो रखा है यूएस के लॉ कोर्ट्स में। तो उस पे इलॉन मस्क ने ये टिप्पणी की कि बाय द टाइम दीज केसेस विल गेट रिजॉल्व्ड, जिसमें कि बेसिकली अगर यूएस में एक एवरेज टाइम पीरियड देखें कॉपीराइट वायलेशन के केसेस की रेजोल्यूशन में, तो वो लगभग 3 से 5 साल लग जाते हैं। तो इलॉन मस्क ने कहा है कि बाय द टाइम ये केसेस सॉल्व होंगे, तब तक हमारे पास एक डिजिटल गॉड होगा और उससे हम पूछ के नतीजा निकाल सकते हैं कि इन केसेस का क्या किया जाए, और भी कई तरह के प्रश्न, अपनी दिक्कतें, समस्या निकाल सकते हैं। क्या है ये डिजिटल गॉड? क्या ये कर सकता है? और इंडिया को, भारत को क्या इससे खतरा है या भारत के पास कोई अपॉर्चुनिटी है? इसी सिलसिले में आज की हम ये डिस्कशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि यूपीएससी IAS 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ IAS ने P2I GS बैच 5 को लॉन्च की है। इसकी क्लासेस 8 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रही हैं। ये शाम की क्लासेस रहेंगी। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको इनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी और क्लासेस के साथ साथ आपको मेंटरशिप भी मिलेगी, यानी कि एक डेडिकेटेड पर्सन, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर किया जाएगा। और कोई भी आपको दिक्कत आती है अपनी पर्सनलाइज्ड प्रिपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि हो सकता है कि आपको अपना टाइम मैनेज नहीं करना आ रहा, दैट यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, लेकिन आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे ऑफिस और तैयारी को, तो उस मेंटोर की मदद से आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी को मैन्यूवर कर सकते हैं। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप CS लाइव कोड का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड ये एंड टू एंड कोर्स है, यानी कि पूरे यूपीएससी जर्नी में जो भी चीज आपको चाहिए वो इस कोर्स में मिलती है, चाहे वो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स हो, मेंस का क्रैश कोर्स, प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, गाइडेंस सेशंस या कुछ भी हो, सब कुछ इंक्लूडेड है। राइट, सो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जरूर उसको चेकआउट कीजिएगा एंड CS लाइव कोड यूज करके इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट से आप एनरोल कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे क्लासेस में। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये डिजिटल गॉड है क्या। आपने सुना होगा कि ऑल्टमैन, ठीक है, ओपन AI के ऑल्टमैन, इनको भी अभी रिसेंटली फायर किया गया था और उसके बाद दोबारा रीहायर कर लिया गया था। राइट, तो यहां पर रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से ये पता लग रहा है कि इनको भी एक ऐसी पावरफुल, बहुत पावरफुल AI टूल के बारे में पता लगा था जो इंसान की कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज को मिमिक कर सकता है और बेसिकली बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के अपने आप से ही कई चीजें क्रिएट करने की ताकत रखता है। राइट, तो ये डिजिटल गॉड, यही वो मशीन की तरह है, एक सॉफ्टवेयर की तरह है, एक कंप्यूटर की तरह है, जो कि खुद से चीजें सोच सकता है, खुद से चीजों को सीख सकता है, खुद से चीजें क्रिएट कर सकता है। डिजिटल आर्ट, डिजिटल क्रिएटिविटी में इट कैन डू वंडर्स। चाहे वो एक वीडियो की मैनिपुलेशन करना हो, चाहे एक वीडियो को थोड़ा सुधारना हो, चाहे एक पोएम लिखनी हो, गाना लिखना हो, या फिर किसी की सर्वेलेंस करनी हो, ये डिजिटल गॉड सब कुछ कर सकता है। राइट, तो जाहिर सी बात है कि अगर इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है तो ऑब्वियसली उसके कुछ खतरे भी होंगे। राइट, तो खतरे क्या हैं, इसको समझाने के लिए मैं आपको 2-4 चीजें बताना चाहता हूं। पहली चीज तो यह है कि वर्ल्ड वॉर 1 अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड वॉर 1 बेसिकली 3 मौसेरे भाइयों की आपस में डिस्प्यूट का एक नतीजा था। राइट, रशिया के जार, राइट, जर्मनी के काइजर एंड यूके के राजा, इनमें आपस में झड़प चल रही थी और वहां पर रशिया के जार के ऊपर एक व्यक्ति का बहुत गहरा प्रभाव था और वो था रास्पुतिन। रास्पुतिन, रशिया के जार के ऊपर इसका गहरा प्रभाव था। कहा जाता था कि जार एक तरीके से रास्पुतिन के वश में थे। राइट, और कई डिसीजंस लेने के लिए रास्पुतिन को रेफर करते थे या जो रास्पुतिन कहता था वैसे ही करते थे। तो आप ये सोचिए कि अगर
एक ऐसी चीज, ठीक है, और रास्पुतिन का भी पता लगता है कि इसका मर्डर हुआ था, राइट, ताकि जार के ऊपर जो इसका इन्फ्लुएंस उसको तोड़ा जा सके। तो अगर ऐसी एक मशीन, ये मशीन हम सबके सामने आ जाए जो अपने हिसाब से कि जो इसको सही लगता है वही चीज हमसे करवाए, राइट, बिकॉज यू माइट नॉट नो दिस बट एक्चुअली हमें लगता है कि कई डिसीजन हमारे खुद के हैं, वो डिसीजंस लगता है कि हमारे खुद के हैं बट एक्चुअली उसके ऊपर मल्टीपल फैक्टर्स का इंटरप्ले होता है, राइट। आईएएस बनने का सपना क्या लगता है आपको कि आपका खुद का डिसीजन है? कभी सोच के देखिएगा। सोसाइटी ने एक परसेप्शन जोड़ के रखी है आईएएस एज अ जॉब के साथ, दैट परसुएड्स अस टू गो फॉर दिस एग्जाम। एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, ठीक है, ठंडा मतलब कोका कोला, पता है कि गंदी ड्रिंक है यार, बॉडी को खराब करती है, फिर भी हम कंज्यूम करते हैं। बोलो जुबान केसरी, ये भी आप जानते हैं, सेलिब्रिटीज को ले आओ, परसुएशन हो जाती है। तो यू अंडरस्टैंड दैट बहुत सी चीजें जो ह्यूमैनिटी के ऊपर जिसका असर पड़ता है वो कहीं ना कहीं परसुएसिव है, परसुएशन के साथ उसका लिंक है। तो अगर एक सॉफ्टवेयर इंसानों को परसुएड करना शुरू कर दे, राइट, तो ये अपने आप में एक गहरे चिंता की बात है। क्योंकि देखो जो सोसाइटी चलती है, हम सबका, इंसानों का सबका कलेक्टिव एक इथोस होता है, एक मॉरल कंपस होती है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत। अगर किसी कारण से इस तरह के ये जो डिजिटल गॉड है इसको लगना शुरू हो गया कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है, कि धरती 1.5 डिग्री, आई विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव, एज्यूम करो कि धरती को हमने प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइम से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसका ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर नहीं जाने देना, राइट। तो इस टूल ने ये चीज समझ ली। अब ये डिजिटल गॉड ये कहता है कि इसको ठीक करने का क्या तरीका है, और उसे पता लगता है कि इसका रूट कॉज तो ह्यूमैनिटी है। अगर ह्यूमैनिटी को थोड़ा हम साफ कर दें तो ये चीज भी ठीक हो जाएगी। अब इसको लगता है कि इंसानों की पॉपुलेशन किसी तरह कम हो जाए, और उसको कम करने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। देशों में युद्ध करवा सकता है, राइट, देशों में युद्ध हो सकते हैं, लोगों को परसुएड करके बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वॉर्स वगैरह भी ट्रिगर हो सकती हैं ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी से, राइट। और यही चीज का कहा जाता है कि जब ऑल्टमैन को फायर किया गया था, ओपन एआई से ऑल्टमैन को फायर किया गया था, तो सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि ऑल्टमैन वॉज अवेयर दैट दे हैव डेवलप्ड सच अ पावरफुल एआई टूल दैट कैन एक्ट एज अ डिजिटल गॉड, बट ही डिड नॉट टेल अबाउट इट, राइट। तो जो एथिकल कंसर्न्स हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है एआई की डेवलपमेंट से रिलेटेड, दैट इज व्हाई ही वाज फायर्ड, बट सडनली मिराक्युलसली ही वाज रीहायर्ड अगेन। अब यहां पर कंसर्न्स बहुत से हैं, ठीक है, बट उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, ठीक है, एंड आप बेसिकली स्टडी आईक्यू के कोर्सेज के बारे में फर्दर जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर यहां पर जरूर कनेक्ट कीजिएगा। माय हैंडल इज @HELLOCHANDAN। यहां पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, राइट, एंड दिस इज माय ग्रुप, इसको जरूर ज्वाइन करें। यहां पर आपके एग्जाम से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट इन्फो शेयर करता हूं, एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम, डू कनेक्ट विद मी हियर एज वेल, ठीक है। अब देखो यार, इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है तो हमें क्या करना चाहिए। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी आईक्यू आईएएस बेसिकली यूपीएससी की तैयारी करवाता है, तो इंडिया सेंट्रिक चीजें हमें समझनी है। देखो यार, जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी तब उस समय के हिसाब से वो भी काफी डेंजरस टेक्नोलॉजी मानी जाती थी। इंडिया ने उस टाइम पर बहुत ही एक आइडियलिज्म को फॉलो किया कि डिसआर्मामेंट और नॉन अलाइनमेंट की हमारी आइडियोलॉजी की वजह से हम कुछ नहीं चाहते, ना हम खुद डेवलप करेंगे, ठीक है, और हम दूसरे जिन लोगों ने डेवलप किया हम उनकी कड़ी निंदा करेंगे, ठीक है। तो हमने खुद को सेक्लूड करके रखा हुआ है प्रैक्टिकल रियलिटी से, और हुआ ये कि आप शब्द को शायद ना पता हो कि जॉन एफ कैनेडी ने 1960s में इंडिया को ऑफर किया था टू हेल्प अस इन मेकिंग न्यूक्लियर मिसाइल्स, ताकि एशिया में हम सबसे पहली पावर बने बिफोर चाइना जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। लेकिन हम तब एक यूटोपिया में रहते थे, आइडियलिज्म में रहते थे कि चाइना के साथ हमने रिलेशंस अच्छे रखने हैं, यूएस की बातों में आना नहीं, क्योंकि वो बेसिकली हमें मैनिपुलेट कर रहा है। हमने उस ऑफर को ठुकरा दिया, और हुआ ये कि चाइना ने हमसे पहले न्यूक्लियर हथियार तैयार कर दिए, हमारे साथ जंग भी की जिसमें हमें क्षति का सामना करना पड़ा, एंड आज तक हम उस खामियाजा उसका भुगत रहे हैं। इवन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट हमने ऐसे ही जाने दी जो बिल्कुल प्लेटर में सर्व चाइना को होगी। सो हमसे पास्ट में काफी गलतियां हो गई हैं आइडियलिज्म के चक्कर में। अगर हमें पता है कि कोई चीज जो है उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, तो हम शुतुरमुर्ग नहीं बन सकते। वी कैन नॉट बिकम एन ऑस्ट्रिच कि मिट्टी में अपना सिर दबा दो और बस जो होना होने दो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत रैपिडली डेवलप हो रही है, इसमें इंडिया को चाहिए कि एक्टिविज्म दिखाए,
डोमेस्टिकली अपनी कैपेबिलिटीज इस तरह से प्रोड्यूस करे, इस तरह से एनहांस करे, जिससे कि वेस्टर्न नेशंस को भी हमारी कैपेबिलिटीज पर भरोसा हो, हमारे साथ वो कोलैबोरेट करें, कोऑपरेट करें, जिससे कि इंडिया के पास वो लीवरेज रहे कि जब इसके गवर्नेंस और इसको कंट्रोल करने के लिए ग्लोबल रूल्स की फ्रेमिंग हो तो हमारी भी आवाज में दम हो, हमारी बात सुनी जाए, और सुनी उसी की जाती है। वही बात है यहां पर कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो सुनी उसी की जाती है जिसके पास इस टेक्नोलॉजी के कई क्रूशल और क्रिटिकल एस्पेक्ट्स मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो इंडिया अब उस तरह के आइडियलिज्म में नहीं रह सकता, ये रियलिटी है, इससे हमने वाकिफ रहना है। अब इसी के सिलसिले में एक बेसिकली एक सजेशन दी जा रही है कि जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, तो एआई के लिए इंटरनेशनल एजेंसी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दी जाए। लेकिन फिलहाल इस तरह की एजेंसी तो नहीं आई, लेकिन एक जीपीएआई, ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको बेसिकली 2020 में 15 मेंबर्ड कंट्रीज ने इसको एस्टैब्लिश किया था। इस वक्त इसमें 28 मेंबर्स हैं और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ये अस्तित्व में आ चुकी है, ये टाइम टू टाइम मीट करते हैं। अगले हफ्ते इंडिया में इसका समिट होने जा रहा है, ये अच्छी बात है। ठीक है, दिस इज अ गुड थिंग कि इंडिया में इसका समिट होने जा रहा है। टाइमिंग भी अच्छी है कि इलॉन मस्क के इस कमेंट के बाद, ठीक है, सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए कि इस समिट में अपने हिसाब से हम अपनी फेवर की कई बातें सामने रख सकें और खुद को भी चेंजिंग टाइम के साथ पूरा प्रिपेयर कर सकें। राइट, सो यहां पे व्हाट इंडिया नीड्स टू डू इन द कमिंग टाइम, पहली चीज आइडियलिज्म से बाहर निकलो। दूसरी चीज, ठीक है, हम वेस्ट से थोड़ा सा सतर्क रहते हैं, वो रहना भी चाहिए, लेकिन कोलैबोरेट भी करते रहो। जब कोलैबोरेट करते हो, कहीं ना कहीं दूसरा कंट्री हमारे ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो वो चीज भी हमें क्या देती है, हमें एक लीवरेज देती है, हमारी सिचुएशन को, हमारी पोजीशन को एक स्ट्रांग बनाती है, जहां पे हम अपनी बात भी मनवा सकते हैं आगे को। ठीक है, तो वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस के साथ एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेट करो, लेकिन ये भी साथ साथ इंश्योर करो कि पलड़ा हमारा भारी हो। ठीक है, ये इंश्योर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर करना जरूर पड़ेगा। दूसरा, कई बार इंडिया इस तरह की गलतियां भी पास्ट में कर चुका है कि हम अपना काम खुद करेंगे। भाई, आज की डेट में इवन आप लोग भी, जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, अपने काम को आउटसोर्स कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारे पास स्पेस बचती है अपना काम, थोड़ा जो इंपॉर्टेंट काम है उस पर फोकस करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर इंडिया शुड नॉट डू दिस थिंग कि जी हमारा इंडियन वर्जन ऑफ एआई हम बनाएंगे, हम पुरातन काल के अपने चीजों को खोल के वहां से एआई बनाएंगे। नहीं, जो रिसर्च दुनिया में हो चुका है, अगर उससे फायदा मिल रहा है तो उसको यूज करो। साइंस यूनिवर्सल है, ग्रेविटी सबके लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडियंस के ऊपर ग्रेविटी ज्यादा लगेगी, यूएस पर कम लगेगी। साइंस इज यूनिवर्सल, सो इररिस्पेक्टिव के कोई भी खोज किसी भी कंट्री में हुई हो, उसका फायदा अगर हमें मिल रहा है, हमें टैप करना चाहिए। उसमें हमें ये जो नेशनलिज्म और वो सारी चीजें आती हैं, उसको थोड़ा साइड पे रख के यूनिवर्सैलिटी और प्रैक्टिकलिटी को फॉलो करते हुए उसका फायदा उठाने की बात करनी है। ठीक है, एंड हमारा प्राइवेट सेक्टर इस वक्त काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है। जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, तब इंडिया जस्ट बाहर निकला था, गुलामी से बाहर निकला, गुलामी के दौर से बाहर निकला था। प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं था, ज्यादातर चीजें सरकार ने अपने ऊपर ले ली। ठीक है, बर्डन सारा उसने उठाया। अब प्राइवेट सेक्टर की भी कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करके हमें कंडीशन एक ऐसी क्रिएट करनी है जहां पर डोमेस्टिकली हमारे पास एक डिसेंट एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर हम कोलैबोरेट करें, कोलैबोरेशन में हम इंश्योर करें कि जिस तरह से स्पेस में हम नए झंडे गाड़ रहे हैं, ठीक, चंद्रमा पर, उसी तरह एआई में भी इसी तरह की डेवलपमेंट करते रहें, जिससे कि जो रूल्स अब तैयार होंगे, ठीक है, क्योंकि देखो यार, इस तरह की अगर चीज बन रही है, ऑब्वियसली उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए वी हैव टू डू समथिंग। क्योंकि इस चीज के बारे में देखो पता यूएस को भी है, चाइना के साथ उसके रिलेशंस कितने ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट हो सकते हैं उसको सब मालूम है। लेकिन तब भी वो क्या कर रहा है कि एक तरफ तो चाइना के साथ समिट रखवा रहे, जैसे सैन फ्रांसिस्को में भी अभी बाइडेन और शी जिनपिंग मिले थे, एआई के ऊपर भी उन्होंने बात की थी कि कैसे वी शुड नॉट लेट एआई, जिससे हमारे रिलेशंस खराब हो जाए, तो कुछ ग्राउंड रूल्स क्रिएट करते जिससे कि दोनों कंट्रीज इनसिक्योर फील होकर कुछ ऐसा ना कर बैठे विच इज इरिवर्सिबल। राइट, दूसरी तरफ एट द सेम टाइम यूएस क्या कर रहा है कि जो एआई को डेवलप करने के लिए कुछ सेमीकंडक्टर्स और कुछ स्पेशल टाइप के चिप्स चाहिए, ठीक है, कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको चोक कर रहा है चाइना को मिले ना। लेकिन चाइना भी शान है, डेढ़ शान है। चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि बिना उसके कि जो चोक कर रहा है, जो मेरे पास सामान नहीं है, जितना मेरे पास है उससे मैं बेस्ट एआई और सबसे मैनिपुलेटिव एआई कैसे डेवलप कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को मैन्यूवर कर रही है। इंडिया को चाहिए कि ये भी तैयार रहे और कैसी भी सिचुएशन का सामना कर सके। ठीक है, इलॉन मस्क का ये जो कमेंट है, दिस शुड बी अ वेकअप कॉल फॉर ऑल द गवर्नमेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और सभी देशों को
सीरियसली इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक ऐसा दौर स्टार्ट हो गया जहां पर मशीन्स ही सब कुछ डिसाइड कर रही हैं, तो दे कैन बी वेरी मैनिपुलेटिव। मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग, आई होप आपने वो मूवी देख रखी होगी, उसमें आपने देखा है कि किस तरह से एक ना ग्रीक मैथोलॉजिकल गॉड है, वो क्या है, वो सीक्वेंस, वो इवेंट्स को मैनिपुलेट करके एक डिजायर्ड आउटकम निकाल सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट गॉड डू। गॉड डिसाइड करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, और वो कॉन्सिक्वेंसेस कैसे आते हैं, चेन ऑफ इवेंट्स को डिसाइड करके। उस चेन ऑफ इवेंट्स को कहीं मैनिपुलेट करो, आउटकम चेंज हो जाती है। इस तरह के एआई में वो कैपेबिलिटीज होने के पूरे चांसेस हैं। दिस इज अ बिग रेड फ्लैग, अ बिग वेकअप कॉल, एंड ऑल द कंट्रीज एंड गवर्नमेंट्स दे नीड टू सिट डाउन एंड प्रॉपरली फ्रेम द रूल्स, जिससे कि ह्यूमैनिटी का भला हो सके, राइट। सो आज की डिस्कशन में इतना ही। आने वाले वक्त में हमें और क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से ये गवर्नमेंट्स एंड सभी लोग एआई को लेकर रेगुलेशंस को सामने लाते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।